तो दोस्तों कुछ ही महीने हुए हैं जब स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स का फॉल आउट हम लोगों को देखने को मिला। और अब एक बहुत ही बड़ा प्लेयर यस बैंक हमें डूबता हुआ नजर आ रहा है। वन ऑफ द मेजर प्राइवेट प्लेयर है यस बैंक, इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि अब यहां पर आरबीआई के ऑक्शन के अंदर आ गया है ड्यू टू दी बैड लोन्स। तो आरबीआई ने इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कदम उठाए हैं। खासकर आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉरल सुएशन का सबसे ज्यादा यहां पर इस्तेमाल किया गया। अब येस बैंक क्यों कोलैप्स हुआ उसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, बट आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिमिनरी और जीएस पेपर नंबर 3 के लिए एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको कहते हैं AT1 बॉन्ड्स। आप लोगों ने अलग अलग तरीके के बॉन्ड पढ़े हैं, मसाला बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड, पर ये AT1 बॉन्ड्स क्या हैं। कुछ और सवाल इन बॉन्ड्स से रिलेटेड हैं कि क्या इन बॉन्ड्स की कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती है, क्या ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, क्या ये जो बॉन्ड होते हैं ये इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन बॉन्ड्स के अंदर पैसे लगाए हुए हैं उनको कभी भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उनका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस मिलेगा। ये कुछ बड़े सवाल हैं जिसको आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कशन में लूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये यस बैंक के क्राइसिस से डील करता है। इकोनॉमी में मैं इसके ऊपर एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ओके, तो ध्यान से सुनना एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं आपको डेली करंट अफेयर्स शो कवर करता हूं। टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस आप लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए गाइस, यस बैंक एंड बॉन्ड का किस्सा क्या है, अभी तक कहानी क्या चली है। कहानी ये है कि जो डिपॉजिटर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं यस बैंक के, उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा मार्च 5 को, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया अपना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन कि शॉर्ट टर्म कर्व्स लगाए जाएंगे। ऑल्दो शेयर मार्केट को देखते हुए और HDFC, ICICI और SBI के इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आरबीआई ने बोला है कि जो मोरेटोरियम है उसको आगे आने वाले 2 दिन के अंदर हटा दिया जाएगा। बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिक्लाइन हो रही है। पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से बेल आउट पैकेज मिल सके। तो यहाँ पर जो SBI है उसने मान लिया है कि SBI 49% इक्विटी स्टेक्स को यहाँ पर एक्वायर करेगा। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जुड़ रहे हैं, चाहे वो HDFC हो या यहाँ पर ICICI बैंक हो। और कैबिनेट ने भी क्लियर कर दिया है रिकंस्ट्रक्शन प्रपोजल। तो डिपॉजिटर्स जो हैं उनके लिए भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन वाली आई है। बोला गया है कि जो विड्रॉल लिमिट है उसको भी हटा दिया जाएगा। अभी विड्रॉल लिमिट आ गई थी 50,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पर जो एक बड़ी चीज़ है वो है रिटर्न ऑफ की। बोला गया है कि कंप्लीट राइट ऑफ एट द फर्स्ट साइन ऑफ द बैंक ट्रबल फॉर द होल्डर्स ऑफ इट्स एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स की। यहाँ पर जो कंप्लीट राइट ऑफ होगा वो किन का होगा, यहाँ पर एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स फॉलो को होगा। अपार्ट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इन बॉन्ड्स के अंदर, दे आर क्वाइट अ फ्यू रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पैसे भी इन 81 बॉन्ड्स के अंदर फंसे हुए हैं। तो सवाल यही आता है कि भाई ये 81 बॉन्ड्स हैं क्या। तो ये जो 81 बॉन्ड्स होते हैं ये क्या है, ये है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें कहते हैं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। ये अनसेक्योर्ड परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है वो बॉन्ड जो कि कंटिन्यू करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक के लिए यहाँ पर वो कंटिन्यू करते रहते हैं बिना रुके, जिसको आप लोग कहते हो ना लगातार लंबे समय तक बना रहने वाला, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल। तो ये अनसेक्योर्ड लोन्स होते हैं, अनसेक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स आर टाइप ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट जिनको बैंक इशू करता है। और बैंक इशू करने का एक बैंक का कारण होता है कि बैंक अपने कैपिटल बेस को मजबूत कर ले कि जो बेसल 3 रिक्वायरमेंट हैं, जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं उनको मीट अप कर सकें। जो बेसल 3 नॉर्म्स है वो क्या है, वो कुछ रूल्स हैं बैंकिंग रेगुलेटर्स के अराउंड द वर्ल्ड, जो कि यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 जो आया था, 2008 के अंदर जहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद सामने आए थे, जिससे बैंक की जो बैलेंस शीट है उसको और भी ज़्यादा मजबूती मिल सके। तो इसके लिए हम लोग जो यहाँ पर बेसल 3 नॉर्म्स हैं उनको लेकर आए थे। ओके, ये ग्लोबल है, वॉलंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर, स्ट्रेस टेस्टिंग के ऊपर, मार्केट की लिक्विडिटी के ऊपर। तो यहाँ पर बेसल अकॉर्ड जो हुआ था उसे डेवलप किया गया था इन अ वेरी वेरी सिंपल टर्म्स।
और उसके बाद ये जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं ये हमारे लिए आते हुए नजर आए थे, क्योंकि जो हमारी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है उसके मेंबर्स ने इसको यहाँ पर सामने रखा था। सो गाइस, जो आरबीआई का वर्जन है बेसल 3 नॉर्म्स का, वो कहता है कि कोई भी अगर इंडियन बैंक है उसको होल्ड करना पड़ेगा मिनिमल कैपिटल अकाउंट, जो मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो 11.5% रखना पड़ेगा टू देयर रिस्क वेटेड लोन्स। जो उनके लोन्स यहाँ पर रिस्क वेटेड हैं उनका 11.5% आपको यहाँ पर अपने पास मिनिमम रखना पड़ेगा ना। इनमें से अबाउट 9% इज सपोज टू बी बैंक्स कोर कैपिटल। बैंक की कोर कैपिटल मतलब जो टीयर 1 कैपिटल होती है, ओके, जिसमें से 5.5% इक्विटी के अंदर हो सकता है। जो 81 बॉन्ड्स हैं वो यहां पर बैंक इशू करता है टू सप्लीमेंट देयर परमानेंट टीयर 1 कैपिटल। जो टीयर 1 कैपिटल में अगर मान लो कमी आ गई, जो 9% ये रखना है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए यहां पर एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड से निकाले जाते हैं, विच इज मेनली मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ गाइस, आप यहां पर देखो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, कैसे निकालते हैं? टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल प्लस रिस्क वेटेड असेट्स। अब गाइस टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या आते हैं? देखो, कॉमन शेयर्स आते हैं। तो ये जो शेयर्स हैं, ये वाला पार्ट आ गया जिसमें आप लोग टीयर 1 बॉन्ड के जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है। प्रेफरेंशियल शेयर्स आते हैं, फिर जितने भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इजीली सेल परचेस कर सकते हैं वो आते हैं। टीयर 2 में यहाँ पर नॉर्मल बॉन्ड्स आते हैं, फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आते हैं, ये थोड़े लेस लिक्विड होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मेन फोकस था? टीयर 1 यहाँ पर मेन फोकस था। अब भाई सवाल ये आता है कि या जो बॉन्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती, ओके, और ये परपेचुअल क्यों है, और क्या जो इन्वेस्टर इनके अंदर पैसा खर्च करते हैं उनको कभी अपना प्रिंसिपल वापस नहीं मिलेगा? सो यस, अगर इनके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के बारे में बात करें, जो 81 बॉन्ड्स हैं ये परमानेंटली यहाँ पर बैंक के पास रहते हैं, और बैंक परमानेंटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। इन अ प्रैक्टिस ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर कॉल ऑप्शन होता है। कब का? 5 साल या 10 साल बाद का। दैट बैंक यूज टू रिटायर 1 सेट ऑफ 81 बॉन्ड्स। तो उसमें बैंक कॉल ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है, और कॉल ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद फिर यहाँ पर चीज़ों को फिर से एक नया 81 बॉन्ड इशू किया जा सकता है। ओके, तो कॉल ऑप्शन क्या करता है? अब एक और आपके लिए इकोनॉमिक टर्म आ गया। गाइस, जो कॉल ऑप्शन होता है वो एक होल्डर को राइट देता है कि होल्डर स्टॉक बाय कर सकता है और अपना जो यहाँ पर, या वो अपना सेल भी कर सकता है अपने स्टॉक को। तो यहाँ पर एक राइट देने की बात है जिन्होंने इन बॉन्ड के अंदर पैसे खर्च किए हैं, पर 5-10 साल बाद ही ये मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ये एक परपेचुअल नेचर होता है, बिकॉज इससे क्या होता है, लोग बॉन्ड के अंदर पैसा खर्च करके इसके अंदर भूल जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हैं यहाँ पर 81 बॉन्ड्स की, वो मेंशन करते हैं इस चीज़ को बिल्कुल साफ साफ कि जो वैल्यू है इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स की, दे कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इफ द बैंक्स कैपिटल रेशियो फॉल बिलो सर्टेन रेगुलेटरी थ्रेशहोल्ड। साफ कहते हैं कि अगर 81 बॉन्ड्स आप लोगों ने पैसे खर्च किए हुए हैं और बैंक का जो कैपिटल रेशियो है वो गिर जाता है एक सर्टेन लेवल से नीचे, तो आपका पूरी तरीके से पैसा डूब जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। राइट ऑफ ऑल्सो किक्स इन इफ द आरबीआई डिसाइड्स, अगर आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक इज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी, या बैंक को पब्लिक सेक्टर कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है, उस समय पर भी 81 होल्डर्स का पैसा डूब जाएगा। तो यहां पर जो 81 बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका पैसा डूब रहा है। ओके, नंबर 1 एक चीज याद रखना कि जो बॉन्ड्स हैं दे कैन पार्टली और फुल्ली स्किप देयर इंटरेस्ट पेमेंट। अगर यहां पर बैंक का टीयर 1 कैपिटल रेशियो आरबीआई के थ्रेशोल्ड से नीचे पहुंच जाता है, जो कि असलियत में कंडीशन है यहां पर येस बैंक की, दे कैन ऑल्सो गिव इंटरेस्ट पे आउट मिस, इंटरेस्ट भी देना वो भूल सकते हैं। ओके, और बैंक कैन ऑल्सो रिड्यूस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स, और टेम्पररी भी हो सकता है अपनी खुद के भलाई के लिए अगर टीयर 1 रेशियो उनका गिर जाता है। फाइनली देयर इज द बॉम्बशेल क्लॉज, जो कि आरबीआई ने इस्तेमाल किया है येस बैंक के लिए। और जब एक बैंक इस पर्टिकुलर कंडीशन से निकलता है, आरबीआई भी डिसाइड कर सकता है ऑन अ कंप्लीट राइट ऑफ 81 बॉन्ड्स, और उनको कन्वर्ट भी किया जा सकता है इक्विटी के अंदर। इक्विटी मतलब शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे वर सोल्ड दीज हाई वैल्यू बॉन्ड, जिनकी फेस वैल्यू गाइस 10 लाख रुपए की है, एज अ हाई रिटर्न ऑल्टरनेटिव, जिसमें ऑफर किए गए थे 2 से 3% ज्यादा इंटरेस्ट रेट एफडी से। इसलिए लोगों ने पैसे खर्च कर दिए, और कुछ जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे दे हैव बॉट देम थ्रू देयर ब्रोकर्स, जिनको ऐसा लगा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड कमा लेंगे, सेकेंडरी मार्केट में उन्होंने खरीद लिए, और अब यहाँ पर
उनके लिए जो खतरा है वो मंडरा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो एफ्लुएंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर चाहते हैं हायर रिस्क लेना जिससे उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल सके। देखो हायर रिस्क का मतलब है कि लॉस भी उतना ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, तो वही इन पैसों में खर्च करते हैं जो यहाँ पर येस बैंक के 81 बॉन्ड्स के अंदर पैसे खर्च हुए। जो बॉन्ड होल्डर्स है उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा सेंटर का या कोर्ट का कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वाइल द आरबीआई ओरिजिनल स्कीम हैज़ प्रपोज कि यहाँ पर राइट ऑफ हो इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स का, और जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, तो यू कैन नॉट ऑल्सो रेज द वॉइस। जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है वो नोटिफाई करती है इन बॉन्ड्स के बारे में, मेंशन करती है इन 81 बॉन्ड्स के बारे में। ओके, तो गाइज आज आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो इसी के बारे में था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा। तो नीचे एक होता है लाइक का बटन, इधर होता है एक शेयर का बटन, दबा दो जल्दी से और शेयर कर दो आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो को। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ वंडरफुल ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।